आसी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वे गलत किया। पर अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो ऐसा करना तो दूर मैं सोचता तक नहीं। पर कहते हैं ना, अक्सर समय इंसान से वे काम करवा देता है जो करने के बारे में कभी उसने सोचा तक नहीं। और यहीं कर बैठा मैं भी तुम्हारे साथ। जानता हूँ तुम मेरे से नाराज हो और गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा, पर मेरा विश्वास करो, मैं ना चाहते हुए भी ऐसा कर बैठा। वे फिर आसी से कहता है, आसी, देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो। आसी, जो वेद की बातें सुन रही थी, वे बोलती है, पर मैं होती कौन हूँ किसी को माफ करने या सजा देने वाली। किसी को माफी और सजा देने वालों में से मैं नहीं, क्योंकि मैं तो सबके लिए बस एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर मेरे हाथ नहीं किसी और के हाथों में है। और वे इंसान जैसे चाहता है वैसे ही मुझे चलाता है, जैसे मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पहले मेरे पापा अपनी खुशी के लिए मेरे लिए माँ लाए। नाम दिया गया कि मेरे लिए। मैं मान गई क्योंकि मुझे माँ मिली थी। फिर पापा का मुझसे जुड़े रिश्ते से मन भर गया तो चले गए मुझे छोड़कर। ताऊ और ताई जी ने पाला समाज के डर से। समाज की नज़रों में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, पर असल में उस घर में मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। पर शायद नौकर से भी गए गुजरी। मैंने सह लिया ये सोचकर कि कोई नहीं आसी, जिंदगी को जी लो, लोगों की सोच को पीछे छोड़ दो। फिर कॉलेज में मेरी मुलाकात जैसे हुई, शुरुआती दिनों में मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर धीरे धीरे मैंने जय में अपनी खुशियों को तलाशना शुरू कर दिया। वे मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखता। पर कहते हैं ना, जिस पर सबसे ज्यादा तुम खुद से भी विश्वास करो, वे इंसान तुम्हारे विश्वास को एक दिन जरूर तोड़ देता है। उस इंसान ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया एक पल में। ये तक नहीं सोचा कि एक लड़की के दिल को तोड़कर उसने कौन सी जीत हासिल कर ली। मेरे प्यार को बदनाम कर दिया। और अब, और ये बोल आसी दर्द के साथ कहती है, आपके तो क्या ही कहने मिस्टर बंसल। आपके साथ जुड़ने पर मुझे लगा, आसी, तेरी परेशानी बांटने वाला शायद यही है। पर मैं गलत थी, इतनी गलत। आपने तो उन सबकी कमी को आपने एक ही झटके में पूरा कर दिया। सबने मुझसे प्यार करने का दिखावा किया, और आपने आपने तो शादी जैसे पवित्र बंधन की परिभाषा ही बदल डाली। और मैं हर मोड़ पर गलत। आपने तो वे किया जो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करता। आसी अपना दिल का दर्द वेद के सामने जाहिर कर रही थी, और वेद वेद आसी की बातों को सुनते हुए उसके दिल में दबे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। आज वे जान रहा था कि जो आसी सबके सामने हमेशा से हंसते और मुस्कुराते रहती थी, वे सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, पर आसी के अंदर कितना दर्द था। ये दर्द कोई आज या कुछ महीनों का नहीं, बल्कि सालों का था, जो वे अपने दिल में दबाए, अपने होठों पर झूठी मुस्कान सजाए सबके सामने ऐसे रहती थी जैसे उसकी जिंदगी में कोई दर्द नहीं। पर वेद आज समझ रहा था कि आसी की जिंदगी में भी उसकी तरह दर्द तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं था। पर उसको संभालने के लिए कम से कम उसकी दादी माँ थी, जो हमेशा से उसके साथ खड़ी रही उसके लिए। पर आसी आसी का तो बचपन भी अकेले में गुजरा था, और जवानी के दहलीज पर आते हुए वे दर्द बस बढ़ता रहा। पर क्योंकि उसके दर्द को कम करने वाला उसकी जिंदगी में कोई आया ही नहीं था, आए तो सब उसे तकलीफ देने, उसकी आंखों में आंसू बनने के लिए, उसके दिल में दर्द देने और उसका विश्वास खोने के लिए, जिसमें से वे भी एक था। जाने अनजाने में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए उसने आसी का सहारा लिया और उसे धोखा दिया, जिस वजह से आसी को अब शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी विश्वास खत्म होने लगा था। वेद को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आसी के साथ ऐसा किया, पर वे कर भी क्या सकता था सिवाय आसी से माफी मांगने के। और आसी उसे माफ करेगी भी या नहीं, ये आसी पर डिपेंड था। आसी को देखकर वेद एक नजर उसकी ओर देखता है और कहता है, आसी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और शायद इसकी माफी नहीं, पर यकीन मानो, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। पर मेरे सामने उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी। मेरे पास वक्त नहीं था सही गलत समझने का, और बस मुझे बस किसी भी तरह से उस प्रॉब्लम के साथ डील करना था। तो मैं वेद इतना ही बोलता है कि आसी, जो अभी आसमान की तरफ देख रही थी, वे वेद की बातों को सुनकर कहती है, सही बात है सर, आपकी प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक डील किया,
और उस डील में मुझे लाकर मेरा इस्तेमाल किया। इन सब में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया, पर उसमें किसी की फीलिंग्स का क्या असर? क्यों आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप तो चले गए, पीछे छूट गई एक ऐसी लड़की जिससे आपने शादी तो की, पर अगले ही दिन उसका पति बिना उसे कुछ भी बताए एक चिट्ठी छोड़कर चला गया। कभी सोचा कि जिसे आपने अपनी एक दिन की पत्नी बनाकर छोड़ा, वे ना तो शादीशुदा रही ना कुंवारी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पर ये जिसकी वजह से था वे साथ नहीं। आपने शायद इसी एक दिन की शादी की कीमत मेरे लिए छोड़कर गए थे सर। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आपने मुझे बिकाऊ समझा, इसलिए मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर लगाकर आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पाकर आपने मेरी कीमत लगाई, और मेरी कीमत जितनी सही लगी आपको, आपने छोड़ दी। और शायद अब आपको मेरे साथ किए का बुरा लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हैं और अपनी प्रॉब्लम को जाहिर कर रहे हैं, और शायद फिर एक और नई कीमत लगा देंगे आप मेरी। पर अब बस कीजिए सर, मेरी कीमत लगाना मैं सहन नहीं कर सकती अपने आप को बिखरते देखकर। आप फिक्र मत कीजिए ना, मैंने पहले आपसे कुछ नहीं लिया और ना अब कभी लूंगी। आसी गरीब है, मिडिल क्लास से है, कभी कभी कमजोर भी पड़ जाती है अपने फीलिंग्स के आगे, पर आसी खुदार है सर। आसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर अब बस कीजिए आप मेरी फिक्र करना, क्योंकि अब और झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आसी की बातें सुन वेद के दिल में दर्द हो रहा था। मैंने उसकी कीमत लगाई? आसी ऐसा सोचती है मेरे बारे में? मैं किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। और ये तो फिर ये है जिससे मैं। वेद अपनी बात बोलते हुए अचानक से चुप हो गया, पर आसी का बार बार ये कहना कि उसने आसी की कीमत लगाई, ये सोच ही वेद को गुस्सा दिला रही थी, जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वे अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और आसी को एक झटके से अपने करीब खींच उसकी आंखों के सामने अपना चेहरा लेकर आता है और अपनी धीमी पर गुस्से वाली आवाज के साथ कहता है, तुम्हें लगता है मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी कीमत लगाई? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत लगाई और आज भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? वेद की आवाज में गुस्सा था जो आसी भी महसूस कर रही थी। आसी को वेद की आवाज और उसकी करीबी अब कंट्रोल नहीं होता और वे वेद से छूटने की कोशिश करती है और कहती है, दूर रहिए वेद सर, ये आप क्या कर रहे हैं? हटिए मेरे पास से। और मैंने क्या ही गलत कहा है सर, जो आपको गुस्सा आ रहा है? बल्कि गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, ना कि आपको। गलत आपने किया है मेरे साथ, अपने फायदे के लिए मेरे साथ शादी करके शादी के रिश्ते का भी मजाक बनाया। इससे भी मन नहीं भरा तो रात में ही निकल गए मुझे छोड़कर, और होटल रिसेप्शन पर मेरे लिए पैसे छोड़ गए। बताइए मैंने क्या ही गलत कहा? नहीं छोड़े थे आपने पैसे क्या? बोलिए, नहीं लगाई क्या मेरी कीमत? आसी अपनी बात बोलकर वेद से छूटने की कोशिश कर रही थी, जो देख वेद अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने गुस्से के साथ आसी के सर के पीछे अपना हाथ ले जाकर अपना चेहरा आसी के चेहरे के और करीब कर लिया। आसी वेद की इस हरकत को देखकर डर गई। उसे लगा वेद उसे किस करने वाला है, जो सोचकर ही उसका डर से हालत खराब हो गई और वे डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके होठ कांपने लगे। वेद जिसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी नजरें बस आसी के बंद आंखों पर गई और आंखों से फिसलकर उसके डर से कांपते होठों पर। ये देखकर वेद आसी के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर उसे डर अच्छे से दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, पर आसी को उसे खुद से डरते देखकर वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर तभी उसे आसी का उसकी कीमत लगाने वाली बातें याद आई, जो देखकर वेद की नजरें एक बार फिर आसी के डरे हुए चेहरे पर और आसी के कांपते होठों पर जाकर टिक गई, और जो देखते हुए वे आसी के और भी करीब हो गया, जो महसूस कर आसी का डर से और हालत खराब हो गई। आसी ने जब वेद से कीमत वाली बात कहा तो वेद को बहुत ही गुस्सा आया, जिसे वे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आज आसी भी जैसे वेद के पेशेंस का टेस्ट ले रही थी, इसलिए बार बार कीमत वाली बात बोलकर वेद का गुस्सा बढ़ा रही थी, जो देखकर वेद एक झटके में अपने एक हाथ को आसी के बालों में फंसा उसे अपने करीब करता है। और वेद की इस हरकत से आसी और वेद का चेहरा इस वक्त इतने ज्यादा करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे को अच्छे से महसूस हो रही थी। आसी तो वेद को अपने इतने करीब देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेशक वे 2 साल से ज्यादा जय के साथ रिलेशनशिप में थी, वे उससे प्यार करती थी, पर उसने अपने इतने करीब कभी भी जय को भी नहीं आने दिया था। वेद वे पहला लड़का था जो आसी के इतना करीब था
और इसी वजह से आसी को वेद के करीबी से डर लगने लगा था। उसके होठ भी कँप-कँपा आ रहे थे और वेद, जो आसी के इतने करीब था, उसे आसी की रोज वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो काफी अलग थी बट अच्छी लग रही थी उसे। वेद अपनी गहरी आंखों से एक बार आसी की बंद आंखों की तरफ देखता है, जो कसकर मिची हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि वे डर रही है। वेद की नजरें आसी की बंद आंखों से होते हुए उसकी नाक पर जाती है, जो लाल हो रखी थी, और फिर वे अपनी नजरों को नीचे की ओर ले जाता है तो उसकी नजरें थम जाती है आसी के नेचुरल पिंक होठों पर, जो बिना किसी लिपस्टिक के भी काफी अट्रैक्टिव थी। वेद आसी के उन नेचुरल पिंक होठों की तरफ देख रहा था जो फड़फड़ा रहे थे। वेद के दिमाग में इस वक्त क्या था ये तो वेद ही जाने, पर वे आसी के चेहरे की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था, क्योंकि आज पहली बार वे आसी को इतने करीब से देख रहा था। आसी के फेस के हर फीचर को जो बारीकी से बनाए गए थे, बिल्कुल परफेक्ट कट के साथ, जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। वेद के दिमाग में क्या था ये तो नहीं पता, पर आसी, जिसे अपने चेहरे पर वेद की गर्म सांसें अच्छे से महसूस हो रही थी, और वे भी करीबी से, वेद को खुद के इतना करीब देखकर आसी के दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, वेद ही किस। उसके हिसाब से उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि वेद अब उसके होठों पर किस करेगा। क्या सच में वेद सर मेरे होठों पर किस करने की सोच रहे हैं? पर ऐसा नहीं हो सकता। दो लोगों के बीच किस तभी होता है जब दोनों के बीच कोई रिलेशन हो या फीलिंग्स हो, पर हमारे बीच तो दोनों में से कुछ भी नहीं। तो फिर ये कैसे मुझे किस कर सकते हैं? मुझे किस करने का हक मैंने इनको दिया ही नहीं, तो किस करना तो दूर की बात, सोच भी कैसे सकते हैं? देख हासी, तू डर मत। तू डरेगी तो ये तुझे और डराएंगे। तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तूने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत तो इन्होंने किया है। तो डरने की जरूरत इनको है, ना कि तुझे। और ये जो तुझे किस करने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ करे उससे पहले तू कुछ कर, ताकि आगे से ऐसा कुछ भी ना सोचे फालतू। वेद, जो आसी के चेहरे के तरफ ही देख रहा था, वे आसी के चेहरे के साथ उसके होठों को भी देख रहा था, क्योंकि आसी के होठ कुछ बुदबुदा रहे थे, जो वेद को समझ तो नहीं आ रहा था, पर आसी के बुदबुदाते होठ और चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव जो हर बीते सेकेंड के साथ बदल रहे थे। वेद आसी को देखकर इतना तो समझ चुका था कि वे कुछ सोच रही है, जो होना हो उसके दिमाग की तरह ही फालतू होगा, पर फिर भी वेद को आसी इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतनी कि वेद ये भी भूल चुका था कि वे उससे नाराज है, और अपनी आंखों में एक अलग ही इमोशंस के साथ आसी की ओर देख रहा था। पर तभी वेद के दिमाग में कुछ आया, और वे अपने होठों पर स्माइल लेकर आता है और आसी के कानों के पास अपने होठ ले जाकर बहुत ही धीरे से कहता है, क्या सोच रही हो इतना खास? कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? अगर जो सोच रही हो वे सच हो गया तो? आसी, जो अपने कानों पर वेद के होठों की छुअन से अंदर तक खिल गई थी, वे वेद की कही बात को सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपनी आंखों को खोलकर देखती है, जहां वेद का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था, और दोनों की नजरें आपस में मिल जाती है। तभी आसी को वेद की अभी की गई बातें याद आती है, जो याद करते ही आसी के गाल लाल हो गए थे, जो देखकर वेद आसी से पूछता है, ये तुम्हारे गाल अचानक से लाल क्यों हो गए? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वेद की बातें सुनकर आसी उसे एक झटके से खुद से दूर करती है। वेद, जो आसी की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वे आसी के धक्का देने की वजह से 4 कदम पीछे हो जाता है, और आसी वेद की ओर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, देखिए वेद सर, अब आपका बहुत हो रहा है, अब जाइए यहाँ से। अब मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, तो बस जाइए आप। आसी की बात सुनकर वेद कहता है, अच्छा जी, तो बताओ कहाँ जाऊँ मैं? वेद की बातें सुनकर आसी कहती है, कहाँ जाऊँ से क्या मतलब है आपका? अरे कहीं भी जाइए, लेकिन मुझसे दूर हो जाइए बस। वेद एक बार फिर कहता है, लेकिन ये मेरा घर है, तो अपने घर से मैं क्यों जाऊँ? वेद की बात सुनकर आसी कहती है, हाँ ठीक है, आपका घर है, तो क्या आप ऐसे किसी को भी किस कर लेंगे? आसी की किस वाली बात को सुनकर वेद अब भी उसी तरह आराम से कहता है, किस? मैंने कब किया तुमको? आसी फिर कहती है, जानती हूँ आपने किस किया नहीं, पर मन तो कर रहा था ना आपका किस करने का। वेद को मजा आने लगा था आसी को छेड़ने में, जो आसी नॉर्मल दिनों में उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, आज कर रही थी, और वेद ये पल छोड़ना नहीं चाहता था। वे आसी के मजे लेते हुए कहता है, किस करने का मन?
और वे भी मेरा, तुमको? लाइक सीरियसली? आशी, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा मन तुम्हें किस करने का कर रहा है, और तुमको ऐसा लग क्यों रहा है? वेद ने इतना ही कहा था कि आशी कहती है, हाँ तो क्या, मेरी आंखें बंद थी तो क्या हुआ, मुझे आपकी नजरें महसूस हो रही थी कि कहाँ पर थी और कहाँ देख रही थी। मन तो आपका भी कर रहा था। वहाँ का माहौल जो कुछ देर पहले सीरियस था, नॉर्मल और फनी होने लगा था, जिसमें आज पहली बार वेद भी मजे ले रहा था आशी के। आशी की बातों को सुनकर अब वेद को भी मजा आ रहा था और वे आशी से कहता है, अच्छा तो बताओ, मेरी नज़र कहाँ पर थी? किसे देख रही थी? तुम्हारी बंद आंखें भी सब देख रही थी, तो अपने मुंह खोलो और बोलो कि मेरी नजरें कहाँ थी। वेद की बातों को सुनकर आशी जल्दी से कहती है, कहाँ थी का क्या मतलब? आपकी नजरें मेरे होठों पर थी और आपका मन कर रहा था कि मुझे यहाँ होठों को अपनी एक उंगली से छूते हुए कहती है। यहाँ पर किस करने का मन था, मैं सब समझ रही हूँ सर, पर अब सुन लीजिए। मैं आशी अपनी बात पूरी कर दी कि उसके मुंह से एक आवाज आई, और इस आवाज के साथ ही आशी घूरकर वेद की तरफ देखने लगी। आशी को खुद की तरफ इस तरह से देखते देख वेद कहता है, क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे, जैसे खाने का इरादा हो? देखो, ऐसी बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ भी रही है ना, तो उसे निकाल दो। आई बात समझ? वेद की बातों को सुनकर आशी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वे गुस्से से कहती है, आपको खाना? अरे जाइए जाइए, भूखी रह जाऊं, पर आपको खाना तो दूर, खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पंजाबी हूं तो क्या हुआ, पर हूं तो प्योर वेजिटेरियन, और नहीं भी होती ना तो भी आपको नहीं खाती। आई लव ओनली टेस्टी फूड, नॉट कड़वा करेला, जस्ट लाइक यू। आशी ने लास्ट वाली लाइन को इस तरह से कहा था कि वेद की नजरें तो बस आशी पर ही ठहर गई, और वहीं आशी फिर कहती है, और आप बताओ कि आपने मेरी नाक पर इतने जोर से पिंच क्यों किया? मुझे कितना दर्द हुआ पता है आपको? पक्का मेरी नाक लाल हो गई होगी। आशी की ये बात कहने पर वेद की नजरें आशी के चेहरे से हटकर उसकी नाक की तरफ गई, जो सच में लाल थी। पर उसने इतनी जोर से भी आशी के नाक को पिंच नहीं किया था। पर जिस तरह से आशी की नाक उसके हल्के से छूने भर से ही लाल हो गई थी, वेद समझ गया था कि आशी की स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखकर और आशी की क्यूट सी शिकायतें सुनकर वेद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो बहुत ही रेयर थी। बहुत कम बारी उसकी ये मुस्कान देखने को मिलती थी। आज ये मुस्कान आशी की वजह से आई थी। आशी वेद के चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर चिढ़ जाती है और कहती है, आपको हंसी आ रही है मुझ पर? तो ठीक है, हंस लीजिए, पर मेरे सामने नहीं। मुझे जाने दीजिए, फिर इस बालकनी में आपको अकेले जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिएगा। मैं चली अपने रूम में सोने, अब मुझे नींद आ रही है। आशी अपनी बात कहकर वहां से जाने लगती है, और आशी को जाते देखकर वेद को पता नहीं क्यों पर अच्छा नहीं लगता। आशी के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि आशी के साथ वक्त कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। वेद जानता था कि काफी रात हो गई थी और आशी को नींद भी आ रही होगी। बावजूद इसके सब जानने के बाद भी वेद आशी के साथ कुछ वक्त और बिताना चाहता था। पर ये बात वे आशी को कैसे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि कहीं उसकी कही बात आशी को बुरी न लग जाए, या वे कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए वे अपने दिल की बात आशी से नहीं बोला। पर आशी को जाते देख वे धड़बड़ाते हुए आशी का हाथ थाम लेता है। आशी जिसके कदम आगे जाने के लिए बढ़ चुके थे, वेद के उसकी कलाई पकड़ने की वजह से आशी के बढ़ते कदम रुक गए, और वे अपनी नजरों को थोड़ा टेढ़ा कर अपनी कलाई की तरफ देखती है, जिसे वेद ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। वेद को अपनी कलाई पकड़े देखकर आशी को अजीब सी फीलिंग आई, जो कुछ अलग थी। पर आशी अपनी इन फीलिंग्स को इग्नोर करती है और अपनी नजरों को अपनी कलाई से हटाकर वेद की ओर करती है, और जैसे ही कुछ कहने को होती है कि उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है वेद की ओर से, जो एकदम से वेद ने उसे दिया था। आशी इस वक्त वेद की मजबूत बाहों के घेरे में थी, जिस वजह से उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसका शरीर पूरी तरह से कांप गया और एकदम से स्थिर हो गया। आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ। बस इस पल में उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। वहीं वेद का हाल भी आशी से कुछ खास जुदा नहीं था। सेम वही हालत वेद की भी थी इस वक्त जो आशी की थी। वेद को कुछ समझ नहीं आया कि उसने अचानक से ऐसी हरकत क्यों की। बस आशी को वहां से और खुद से दूर जाते देखकर उसका दिल बेचैन हो उठा, और मन में एक ही ख्याल आया कि वे रोक ले आशी को अपने पास। और बस उस वक्त क्या हुआ पता नहीं,
पर आसी को रोकने के लिए उसके दिमाग में जो ख्याल आया उसने वही किया, जिसका सबूत था आसी का वेद की बाहों में होना। मतलब वेद ने अपने दिल की बेचैनी को दूर करने के लिए अपने दिमाग की सुन ली थी। वेद और आसी इस वक्त दोनों बेहद ही करीब थे कि दोनों एक दूसरे के दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को बहुत ही आसानी से सुन रहे थे। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे पर कुछ कह नहीं रहे थे। कुछ वक्त ऐसे ही बीता जब आसी को अपने कानों में एक धीमी सी आवाज आई, सॉरी, जो किसी और ने नहीं कहा था आसी से। और वेद के मुंह से आसी ने जैसे ही सॉरी शब्द सुना वैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे अभी कहाँ पर है और किस हालत में है। वेद के साथ खड़ी है ये देखकर आसी को अजीब लगता है और वे वेद से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। और वहीं वेद को जब एहसास होता है कि आसी उसे दूर जा रही है तो वेद अपनी पकड़ आसी पर और मजबूत करते हुए बोलता है, आसी प्लीज, कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहो, बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर आज जो तुम्हारे साथ रहकर मुझे सुकून मिल रहा है वे सालों से नहीं मिला। इसलिए बस थोड़ी सी देर ऐसे ही खड़ी रहो, मेरे साथ, मेरे पास। आसी जो वेद की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, वेद की बात सुनते ही आसी एकदम से रुक जाती है। वेद का ये कहना है कि उसके पास रहने से उसे सुकून मिल रहा है। ये सुनकर पता नहीं क्यों उसके दिल को अच्छा लगा। उसे अच्छा लग रहा था ये जानकर कि वे भी किसी का सुकून बन सकती है, जबकि आज तक सबने उसे बस बोझ ही समझा था, बोझ के सिवा कुछ भी नहीं। और वेद का उसे अपना सुकून कहना कहीं ना कहीं आसी के दिल को छू गया। आसी अपने मन में कहती है, क्या मैं भी किसी का सुकून बन सकती हूँ? क्या सच में मैं इनका सुकून हूँ? क्या सच में आसी वेद का सुकून है? आसी अपने मन में बार बार यही बात बोल रही थी और इस सोच को सोचने भर से ही आसी के दिल में एक अलग से एहसासों ने जन्म ले लिया था जो उसके लिए बिल्कुल नए थे। और वहीं वेद जो आसी के बिल्कुल करीब खड़ा था, उसे एहसास तक नहीं था कि उसने आसी से क्या कहा, जिसकी वजह से आसी उसके उन चंद कहे गए शब्दों के एहसास में खोने लगी थी। वेद अभी उसी तरह था जब आसी वेद से कहती है, वेद सर। वेद आसी की बात सुनकर कोई जवाब तो नहीं देता, बस हाँ बोल देता है। आसी वेद के कुछ भी ना बोलने पर बोलती है, वेद सर सुनिए ना, कहाँ खो गए आप? मैं कुछ कह रही हूँ ना आपसे, तो सुनिए ना। आसी की बात सुनकर वेद अपनी हमेशा वाली धीमी आवाज में बोलता है, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। आसी कहती है, वेद सर, क्या आपने अभी जो कहा वे सच है? आप सच में ऐसा मानते हो? फिर वेद जो आसी की बातों को समझा नहीं था, वे आसी को उसी तरह गले लगाए हुए ही कहता है, क्या सच भी है? क्या मैं ऐसा मानता हूँ? आसी, मैंने क्या कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम बता दो कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारी करीबी को महसूस कर रहा हूँ। और मैंने क्या कहा और तुमने क्या सुना मुझे नहीं पता। वेद का ये कहना है कि उसे कुछ भी याद नहीं। आसी हैरान हो गई, पर बाद में वेद की आखिरी लाइन सुनकर कि वे उसकी करीबी को महसूस कर रहा है, इसलिए उसे याद नहीं कुछ भी। ये सुनने के बाद आसी हिम्मत के साथ कहती है, आपने अभी यही कहा था वेद सर कि मैं आपका सुकून हूँ, क्या ये सच है? आसी की बात सुनकर वेद कहता है, बिल्कुल, तुम मेरा सुकून हो। तुम्हारे पास आकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में कोई टेंशन ना हो। मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी होगी, पर सबके पास उसकी टेंशन को दूर करने वाला सुकून नहीं है ना, जैसे मेरे पास इस वक्त तुम हो और तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है। वेद अपनी बात खत्म करता है और आसी तो वेद की बात सुनकर मानो किसी दूसरी दुनिया में ही चली गई थी। वेद के कहे हर एक अल्फाज आसी को अपने दिल में किसी खूबसूरत से संगीत की तरह लग रहे थे, जो सिर्फ उसके लिए थे, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। इस पल में आसी भी वेद की तरह ही अपने टेंशन के पलों को भूल चुकी थी। बस याद था तो बस ये वक्त जिसमें वे वेद के साथ थी, इतने पास थी, और ये वक्त खास था उसके लिए। आसी खुश थी, इसलिए वे एकदम से वेद से कहती है, वेद सर, मैं आपसे एक सवाल करूं? आपने मुझसे शादी क्यों की थी? वे भी एक दिन की शादी?
आसी का बस इतना ही कहना भर था कि जो वेद अब तक किसी अलग ही खूबसूरत सी दुनिया में था, जहाँ सुकून था। वे आसी के सवाल को सुनकर उसने आसी से एक दिन की शादी क्यों की, ये सवाल सुनने के बाद वेद अपनी खूबसूरत सी दुनिया से असली दुनिया में आता है, जहाँ उसके लिए कुछ भी खूबसूरत नहीं था और ना थी किसी तरह की खुशियाँ और ना थी कोई सुकून। आसी वेद से अपने किए सवालों का इंतजार में थी और तभी वेद कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद आसी को नहीं थी। आसी के सवाल सुनकर वेद एक झटके के साथ आसी को खुद से दूर करता है और कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी किसी भी सवाल का जवाब करने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मुझसे कोई सवाल करे। नहीं है किसी को भी मुझसे कुछ भी पूछने की परमिशन। वेद ने ये बात थोड़े गुस्से के साथ कहा था, जो देखकर एक पल के लिए आसी भी डर कर 2 कदम पीछे हो गई। वेद ने ये चीज देखा कि कैसे आसी उसे डर रही है। उसे ये बात पसंद नहीं आई कि आसी उसे डरे, पर इस वक्त आसी को थोड़ा सा डराना वेद को जरूरी लगता है, ताकि आसी आगे से उसे इस तरह के सवाल, खासकर उसके किसी भी लिए गए फैसले पर सवाल उठाए, चाहे वे फैसला एक दिन के किए शादी से ही क्यों न जुड़ा हो। वेद की बात सुनकर आसी हैरानी से वेद की ओर देख रही थी, क्योंकि अभी जो वेद कुछ पल पहले उसके साथ था और अब उसके सामने जो वेद खड़ा था उससे बिल्कुल ही अलग था, जुदा था, जो आसी के एक सवाल भर से उसे खुद से दूर कर दिया। बेशक से वेद से उसकी जिंदगी और उसके लिए किसी भी फैसले पर सवाल नहीं करती, पर बात यहाँ उसकी भी थी, क्योंकि वेद ने जो उससे एक दिन की शादी की थी उसमें वे अब तक वेद के साथ बंधी हुई थी। आसी जो अब तक एक अलग ही दुनिया में जी रही थी, वेद के अभी किए बर्ताव की वजह से वे असल जिंदगी में वापस आती है, जहाँ उसके सामने बहुत से सवाल थे जिनके बीच में वे फंसी हुई थी, और खुलने के लिए आसी को सच जानना था जो वेद ही बता सकता था। पर वेद की अभी की हरकत की वजह से आसी का जो गुस्सा वेद के ऊपर से खत्म हो गया था, वे एक बार और आसी पर हावी हो जाता है और वे गुस्से में कहती है, मिस्टर वेदवंसल, मुझे आपसे, आपकी जिंदगी से, आपके किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फर्क पड़ रहा है। समझिए आप, मुझे आपसे, आपके लिए किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा, ये भी जान लीजिए आप। पर क्या करूं, मुझे बस इस बार फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए फैसलों में कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है, और इसलिए मैं सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि सच जानना मेरा हक है मिस्टर वेदवंसल, समझे आप। और बस इसलिए इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, उस एक दिन वाली शादी का सच क्यों की थी आपने मुझसे शादी, जब आपको शादी निभानी नहीं थी? फिर क्यों किया मुझसे शादी का झूठा ड्रामा? बोलिए, दीजिए जवाब। जब शादी का कोई मतलब ही नहीं था आपकी नज़रों में, तो क्यों की मुझसे शादी? और क्यों शादी करने के बाद उसी ही रात आप मुझे छोड़कर, बिना मुझे कुछ भी बताए, बस एक चिट्ठी लिखकर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर उस पराये शहर और पराये लोगों के बीच अकेला? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? मुझे बस यही सच जानना है। बस एक बार आप मुझे वे सच बता दीजिए, फिर आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पहले भी नहीं था पर एक नाम के साथ जुड़ा ही था। आसी और वेद के बीच जो भी खूबसूरत पल थे जिनको वे जी रहे थे, वे खूबसूरत पल कुछ देर बाद ही गुस्से और नाराजगी में बदल गया। वेद को उसे खुद से दूर करना पड़ा, उसके सवाल का जवाब न देना कि उसने क्यों की थी आशी से शादी। इस बात से आज आसी एक बार फिर खुद को तकलीफ में महसूस कर रही थी और खुद को फिर से ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आसी अपनी इमोशंस को खुद के दिल में किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वे वेद के सामने खुद को इमोशनफुल और टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए किसी तरह अपने इमोशंस पर वे काबू करती है, जो उसने अपनी जिंदगी में मिले हर दुख दर्द और धोखे से काफी अच्छे से किसी के सामने छुपाना और ना दिखाना सीख लिया था। आसी वेद के सामने आती है, पर कुछ दूरी बनाए खड़ी रहती है और वेद की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपको क्या लगता है सर कि मैं कोई खिलौना हूँ जो आपको जब पसंद आएगा अपनी जिंदगी में उस खिलौने को शामिल करेंगे? आप जिसके साथ जब मन किया आप खेल लेंगे और मन भरते ही उस खिलौने को किसी बेकार चीज समझ, जिसका आपकी जिंदगी में अब कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे। बोलिए ना सर, चुप क्यों हैं? आपने मेरे एक सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं कि आपने मुझसे शादी किया तो छोड़ा क्यों? क्यों एक दिन की शादी करके मुझे छोड़ गए? क्योंकि आपने मुझे खिलौना समझा था? क्यों सर, यही बात थी ना? आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं।
या फिर इस बार भी कोई जवाब नहीं है आपके पास? आसी की बातें सुनकर वेद जवाब देता है, जब सवाल बेवजह हो तो मैं जरूरी नहीं समझता उस फालतू के सवाल का जवाब देना। और फिर आसी की तरफ अपना चेहरा फेर कर कहता है, फिर तुम भी तो चाहती हो जवाब लेना, तो सुनो, तुम नहीं हो कोई खिलौना, तुम एक इंसान हो। और मैंने कभी सपने में भी तुम्हारी क्या किसी भी इंसान की जिंदगी के साथ खेलना नहीं सीखा। तुमसे शादी के पीछे भी मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारा मेरी प्रॉब्लम जानना जरूरी नहीं है। अब अगर तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गए हो तो आराम करो। आसी जो वेद की बातें सुन रही थी, वेद की बातें सुनकर कि उसकी प्रॉब्लम से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सुनने के बाद आसी को अब वेद पर बहुत गुस्सा आता है और वह वेद को अपनी तरफ पलटती है और एक तेज थप्पड़ वेद के गालों पर मारती है। वेद को आसी की तरफ से ऐसी किसी भी हरकत की उम्मीद नहीं थी। इस तरह आसी का अचानक से उसके ऊपर हाथ उठाने की वजह से वेद अपने शॉकिंग रिएक्शन के साथ आसी की ओर देख रहा था, जो उसकी तरफ अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। वेद का एक हाथ अपने गाल पर था, क्योंकि आसी ने अपने शरीर का सारा जान उस थप्पड़ में लगा दिया था, जिस थप्पड़ की निशानी वेद के गालों पर दिख रही थी। वेद अपनी नजरों से आसी की ओर ही देख रहा था कि तभी आसी अपनी हाथ की एक फिंगर को वेद की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, आप होंगे बड़े लोग बेशक, इसलिए आपकी पसंद भी अलग है, तभी तो आपका जब मन आया किसी भी लड़की से शादी कर लो, जब मन आया उसी लड़की को शादी की पहली रात छोड़कर दूर चले जाओ, जब मन आया किसी लड़की को अपनी बाहों में भर लो, जब मन आया किसी लड़की को अपने खेलने और इंजॉयमेंट का जरिया समझने वाला एक खिलौना समझ लो, और जब मन आया किसी को अपना सुकून समझ लो। फिर भले ही आपकी इन हरकतों की वजह से वे लड़की किसी दर्द में हो, किसी गलत फहमी में हो, जैसे अभी कुछ वक्त के लिए मैं भी हो गई थी। पर वेद सर, मैं आसी हूँ और आसी किसी के भी इंजॉयमेंट का जरिया नहीं है, समझे आप? आसी किसी के खेलने वाला खिलौना नहीं है, जिसके साथ आपका जब दिल करा अपने करीब लाकर खेल लिया और जब मन करा उस खिलौने को तोड़कर उसे फेंक दिया। मैं इंसान हूँ सर, एक जीती जागती इंसान, जिसके सीने में भी एक दिल है और वे दिल धड़कता भी है। तो किसी भी बातों और हरकतों की वजह से इस दिल में भी दर्द होता है, समझे आप? पर मैं जानती हूँ कि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि किसी को समझने के लिए सामने वाले के पास दिल भी होना चाहिए, और उस दिल में समझने वाली फीलिंग्स भी। पर आपके पास दिल नहीं है सर, जो आप किसी के तकलीफ को समझे। आप एक हार्टलेस इंसान है सर, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले से और उसके दर्द से और उसके तकलीफ से, समझे आप? और आइंदा से मेरे करीब आने की गलती भी मत कीजिएगा, और ना ही मुझे खिलौना समझने की गलती कीजिएगा। ये बोल आसी अपनी नम आंखों के साथ वहां से जाने लगती है, क्योंकि अब वे चाहकर भी अपने अंदर की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी, जो एक ही इंसान से उसे 2 बार मिली। और आसी वहां से जाने लगती है कि फिर अचानक से बालकनी की डोर तक आते हुए उसके कदम रुक जाते हैं और वे बिना पीछे पलटे ही कहती है, और हाँ, एक बात और वेद सर, अपने शौक के लिए किसी के दिल और जिंदगी के साथ खेलना बंद कीजिए, क्योंकि भरोसा टूटता है तो बहुत ही दुख होता है, और इस दुख को मैंने अक्सर जिया है। मैं शायद संभल भी जाऊं, क्योंकि मुझे आदत है, पर हर कोई नहीं सहन कर पाता। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन कोई इंसान आपके लिए सच में खास बन जाए, उस वक्त वे इंसान आपकी फीलिंग्स को ही ना समझे, और आपको जिस दिन इस बात का एहसास हुआ ना, सच में उस दिन असली तकलीफ क्या होती है आप समझ जाओगे। आसी अपनी बात बोलकर अब एक पल भी वहां नहीं रुकती और चली जाती है, क्योंकि अब उसके दिल का दुख उसकी आंखों में आंसू बनकर आने लगा था। और आसी अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे कमजोर समझे। वहीं आसी वहां से तो चली जाती है, पर वेद अभी बालकनी की गेट की तरफ ही देख रहा था, जहां से आसी गई थी, और आसी की कही हर एक बात वेद के कानों में गूंज रही थी। वेद ने आसी से एक शब्द भी नहीं कहा, और जो कुछ भी वे कहना चाहती थी कहने दिया, बीच में नहीं रोका, क्योंकि वे जानता था आसी सही थी और उसने गलती की थी, फिर चाहे वे गलती उसकी मजबूरी ही क्यों ना हो। वेद अब पलटकर खुले आसमान की ओर अपना चेहरा कर लेता है, शायद किसी चीज को अपनी आंखों से बहते हुए रोकना चाहता था। और फिर वेद अपने दिल पर अपना हाथ रख आसमान में चमकते चांद को देखकर कहता है, आज एक बार फिर मैंने उसका दिल तोड़ दिया, जिसको किसी बात की तकलीफ ना हो। उसी इंसान की तकलीफ की वजह हर बार मैं ही बन जाता हूँ। कब होगा खत्म इन तकलीफों का सिलसिला? क्या कभी उसकी तरह मैं भी उसका सुकून बन सकता हूँ?